सतपाल जी, इस आपके संयोजक रामप्रकाश जी और उपस्थित बेशतर नागरिकों, आज हम IIT के इस परिसर में हम एक राष्ट्रीय महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। जैसा कि अभी संदीप जी ने बताया, आज का विषय राष्ट्रीय सुरक्षा और ऑपरेशन सिंदूर है। तो इस चर्चा को मैं दो टुकड़े में रखूँगा। पहला राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल भारत के सैन्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, इसका बहुआयामी दृष्टिकोण है। एक राष्ट्र तभी तक सुरक्षित है जब वो अपने समाज के विभिन्न अंगों में संतुलित हो, व्यवस्थित हो और सस्टेनेबल हो। यदि हम ऐसा बात करेंगे तो 5 मुख्य क्षेत्र उभर के आएंगे। पहला, उस देश का संस्कृति। यदि देश की संस्कृति सुरक्षित है तो वो राष्ट्र सुरक्षित है। संस्कृति का वही स्थान है जैसे किसी तिल के लड्डू में गुड़ का स्थान है। गुड़ जो है असंख्य तिलों को आपस में बांध करके एक लड्डू के रूप में बदलता है। ऐसे सांस्कृतिक मूल्य हैं। सांस्कृतिक मूल्यों के कारण देश के नागरिक आपस में मिश्रित होते हैं, सह अस्तित्व के साथ रहते हैं, बंधुत्व के साथ रहते हैं और विकासोन्मुखी नीतियों को अपनाते हैं। दूसरा है उस देश का पर्यावरण। यदि पर्यावरण सुरक्षित नहीं है तो वहाँ का नागरिक पलायन कर जाएगा। जहाँ अच्छी हवा होगी, जहाँ प्रचुर मात्रा में पानी होगा, जहाँ पर अन्न होगा, वहाँ पर नागरिक रहेगा या व्यक्ति रहेगा। तो उस देश का पर्यावरण भी सुरक्षित होना जरूरी है। तीसरी बात आती है उस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा। बाह्य आक्रमणों से देश को बचाना। यदि बाह्य आक्रमण होते रहेंगे तो आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होगी, असंतुलित होगी। तो चौथा गुण हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा। यदि आंतरिक सुरक्षा नहीं रहेगा तो वो देश सुरक्षित नहीं रहेगा, व्यवस्थित नहीं रहेगा, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा न होने के कारण शासन व्यवस्था भी फेल हो जाती है। आप लोग सुनते होंगे फेल स्टेट के बारे में। और 5वीं बात है जो ये संस्थान कार्य करता है ग्रामीण विकास के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए। तो आर्थिक सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अंदर आपने देखा होगा आजकल डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, ऐसे बहुत सारे मीडिया डिजिटल फ्रॉड चल रहा है। इससे समाज कैसे अव्यवस्थित हो जाता है, तो उससे भी देश को बचाना और सुरक्षित करना। ऐसे 5 विस्तृत स्वरूपों में हम राष्ट्रीय सुरक्षा को देख सकते हैं। अब ये कहीं भी कमजोर होगा, एक पक्ष भी कमजोर होगा तो पूरा देश, पूरा राष्ट्र बैठ सकता है, पूरे देश की इकॉनमी बैठ सकती है। हम पूर्व में देखें तो ऐसे बहुत सारे असुरक्षा के वातावरण आए और जिससे देश, सभ्यता, संस्कृति नष्ट हो गए हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो पर्यावरण असुरक्षा हुआ तो सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हो गई। ऐसा एक आर्गुमेंट है कि बाढ़ के कारण पूरा सिंधु घाटी की सभ्यता एक बार तहस नहस हो गई, निर्वासित हो गई। ऐसे युद्ध, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो युद्ध नामक बीमारी से, माया और इंका सिविलाइजेशन जो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती थी, वो भी उपनिवेशिक आतंकवाद, युद्ध आतंकवाद से समाप्त हुई। ऐसे ही आप बात करेंगे नील की सभ्यता, नैल रिवर की सभ्यता, तो वहाँ की सभ्यता कैसे नष्ट हुई?
वहाँ सूखा पड़ने से वो क्षेत्र निर्जल हुआ। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। अभी हमने पूर्व में कोरोना को देखा, 3 साल इसका व्यापक प्रभाव दिखाई पड़ा। उसको हमने मानवीय प्रयासों से, अच्छी योजनाओं से, नागरिकों के सहयोग से उसे हमने दूर किया या कम किया। अभी इसको रख दूंगे तो फिर विषय को तो मिल जाएगा। तो हम देखते हैं सुरक्षा के संदर्भ में तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें दिखाई पड़ते हैं। यदि देश का नागरिक जागरूक नहीं होगा, केवल सरकार के जागरूक होने से, संस्थाओं के जागरूक होने से देश सुरक्षित नहीं होता। नागरिकों के जागरूक होने से देश सुरक्षित होता है और भविष्य के लिए शक्तिशाली बन पाता है। तो ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बहुत ही बहुआयामी है। अब बात आती है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर कोई महज घटना नहीं है, ये आने वाले समय के लिए एक मार्गदर्शन है। और पहलगाम की घटना आने वाले समय के लिए भारत के नागरिकों के लिए एक चेतावनी है। 22 अप्रैल तो पहलगाम में ऐसे अनायास घटना नहीं घटती है। कितने लंबे योजनाओं के साथ में, कितने लंबे तैयारी के साथ में वहां पर ये घटना हुई। और इसके पीछे हम देखते हैं तो कैसे कई तरह की शक्तियां जुड़ी हुई थी। और 22 अप्रैल की घटना हम उसका प्रतिकार कब करते हैं? 6 मई की रात्रि 7 मई के सुबह 1:05 पर भारत सरकार एक कार्रवाई करता है। 1:30 पर कितने मिनट के लिए? 25 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर नाम की घटना प्रारंभ हुई। हमारे मिसाइल अटैक होते हैं, एयर स्ट्राइक्स होते हैं। 1971 के युद्ध के बाद पहली बार लद्दाख से लेकर संक्रीक तक भारत की सेना मुस्तैद थी। एक बहुत बड़ी प्रतिकार था। ये अचानक हुआ। लगभग 14 दिन के धैर्य के बाद एक योजना के साथ भारत सरकार ने विश्व को भी संदेश दिया कि हम कार्रवाई करेंगे तो धैर्य के साथ करेंगे, पूरी योजना के साथ करेंगे। तो भारत के धैर्य का, भारत के नागरिकों के धैर्य का, सेना के धैर्य का ये पूरी लिटमस टेस्ट था। दूसरा बात करें तो ये ऑपरेशन सिंदूर क्या दिखाता है? पहली बार पाकिस्तान को एहसास होता है, या पाकिस्तान के नागरिकों को एहसास होता है ये भारत में आतंकवादी घटना घटेगी तो पाकिस्तान के नागरिकों को भी उसको भुगतना पड़ेगा। जब भारत में आतंकवादी घटना घटती है तो भारत का नागरिक पहले प्रभावित होता है, चाहे उसका परिवार, चाहे उसकी दुकान। लेकिन पहली बार इस संदेश गया पाकिस्तान के अंदर कि हम यदि आप घटना करोगे, गोली दागोगे तो हम गोला बरसाएंगे, घुस करके मारेंगे और उस मार में वहां का नागरिक भी प्रभावित होगा। तीसरी बात, हमने सिंधु जल समझौता तोड़ा। कल्पना करिए, देखो ये सामान्य समझौता नहीं है। सिंधु नदी को अगर हम ले लें तो कुल 6 नदियां आती हैं। पंजाब में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 नदियां आती हैं। और सिंधु को भी ले लेंगे, जो सिंधु नदी को है वो 6 नदियां हो जाएंगी। इन 6 नदियों में जो पूर्व की 3 नदियां हैं, सतलज, रावी और ब्यास, इसका 80% पानी भारत प्रयोग करता था, जबकि पूरा जल भारत को उपयोग करना है। और बाकी 3 नदियों का पानी पाकिस्तान, केवल भारत इस पर बांध बना सकता था। भारत ने एक सिरे से समझौता तोड़ दिया।
इसका परिणाम क्या होगा? पूरा पाकिस्तान बंजर हो जाएगा। पाकिस्तान पर्यावरण के दृष्टिकोण से असुरक्षित देश बन जाएगा। ये भी संदेश गया। अभी चौथी बात हम देखते हैं। तो इस बार दुनिया ने जाना कि पाकिस्तान की सेना और वहाँ का आतंकवाद एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि मसूद अजहर की फैमिली में जनाजा हो रहा था, उनका अंतिम यात्रा हो रही थी, उसमें पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स थे, पाकिस्तान राजनेता वहां पर थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां की सेना, वहां का आतंकवाद एक दूसरे के पूरक है। पहले हम जो अनुमान से बोलते थे, लेकिन दुनिया ने पहली बार देखा। एक और अगला विषय आता है कि जिस दिन IMF का लोन सेंक्शन होता है, उसी दिन पाकिस्तान अपना सीज फायर कर देता है। लेकिन IMF क्यों लोन सेंक्शन करता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं विश्व राजनीति का भी इस युद्ध के ऊपर नजर था कि ये युद्ध लंबा चले। पाकिस्तान के पास क्षमता नहीं थी ये युद्ध को लंबा खींच पाता। इसको ऐसे समझिए, आज यूक्रेन के पीछे अमेरिका ना हो, यूरोपियन शक्ति ना हो, तो शायद यूक्रेन इतना लंबा युद्ध उससे नहीं लड़ पाता। तो कहीं ना कहीं विश्व शक्तियां इसके पीछे लगी थी। क्यों लगी थी? इसको भी दुनिया ने देखा। ये मैं छठवां बिंदु बता रहा हूं। सैन्य हथियारों में भारत की आत्मनिर्भरता और दुनिया को इसकी धमक देना। ये IIT के लोग ऐसे से जानते हैं कि आकाश मिसाइल तेजस ये किस तरह से अपना प्रदर्शन किए और इजराइल से गठबंधन के द्वारा 400, कौन सा 400 है वो? गैस 400 लालू सिंह हैं। तो गैस 400 की क्षमता को भी दुनिया ने देखा। कैसे लगभग 400 ड्रोन जो अटैक हुए भारत के ऊपर, भारत ने एक को भी जमीन पे गिरने नहीं दिया और वो पटाखे साबित हुए। इस अभियान में चीन के जो सैन्य उत्पाद हैं उनका शेयर मार्केट कैसे डाउन हुआ। अमेरिका का भी JF-17 इसमें गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का भी सैन्य हथियार की जो प्रामाणिकता है वो कम हुई है। और भारत के एयर पावर तो दुनिया ने देखा और समझने का प्रयास किया। तो ऑपरेशन सिंदूर को हम लंबा खींचते हैं, भारतीय जनमानस में 30 दिखाई जाती है, लेकिन वो 30 होना स्वाभाविक है। वीर रस की धरती है, वीरों की धरती है, तो खून उबल जाता है तो उसको एक बार निश्चित परिणाम तक जाना चाहिए। लेकिन युद्ध अंतिम समाधान नहीं है। अभी भारत 2047 में विकसित राष्ट्र का सपना देख रहा है और हमारे तरफ ये क्या है, पूरे देश के अंदर एक कहावत है कि ये पड़ोसी बढ़ रहा है तो मुकदमे में फंसा दो। खुद फंसेगा और आने वाली पीढ़ी भी अनपढ़ हो जाएगी। ऐसे ही युद्ध के जाल में यदि भारत जाता है तो आने वाले समय के लिए हमारे लिए कुछ अड़चनें हो सकती हैं, लेकिन युद्ध आवश्यक है तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। किसी भी कीमत को चुका के बदलना पड़े तो भी करना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर की एक और बात आपको ध्यान दे दिलाना चाहता हूँ। भारत ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो आतंकवादी ठिकानों पर नहीं किया था। इस बार भी भारत ने 9 आतंकी शिविरों में अटैक किया। कुछ
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में थे और कुछ जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत है वहां पर थे और वहीं पे अटैक किया, वहां के नागरिकों पे अटैक नहीं हुआ। तो ऐसा वहां की सेना ने भारतीय नागरिकों पर टारगेट बनाना शुरू किया। इसलिए भारत की जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं ने मिलकर के समन्वित प्रयास किया। इस युद्ध में हमारी सैन्य क्षमता और व्यापक रूप से दुनिया ने देखा है। मित्रों, विषय ये है कि हमने क्या सीखा। अभी तो मैंने आपके सामने विश्लेषण किया और इस सोशल मीडिया वॉर में पाकिस्तान की तैयारी को भी आपने पढ़ा होगा। कैसे हरियाणा की एक बहन को अपने जाल में फंसाया पाकिस्तान ने। एक नहीं, ऐसे लगभग 26 नाम चिन्हित हुए हैं। ये तंत्र कितना लंबा होगा हमें नहीं पता। कैसे पाकिस्तान के नागरिक भारत में आधार कार्ड बना के रह रहे थे, नागरिकों के बराबर, भारतीय नागरिकों के बराबर सुविधाओं को उपभोग कर रहे थे। यही तंत्र है, आंतरिक सुरक्षा तंत्र है। सजग हुआ, उसका राष्ट्र भाव जागृत हुआ तो लोगों को पकड़ा गया और इस देश के अंदर लगभग एक रिपोर्ट के अनुसार 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। क्या वो देश की आंतरिक सुरक्षा का खतरा नहीं है? क्या घुसपैठिए देशभक्त नागरिक हो गए हैं? तो ऐसे हम विभिन्न आयामों पे देखते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हमें और अधिक समझ से काम लेना होगा। जहां पर भी लगता है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे लगता है, अपनी सहमति असहमति हमें दर्ज कराना चाहिए। कोई फेक कंटेंट न्यूज में चल रहा है तो उसे हमें तुरंत ब्लॉक करना चाहिए, उसको रिपोर्ट करना चाहिए। इतना तो हम कम से कम कर सकते हैं। निगेटिव नैरेटिव इस समाज में फैल रहा है तो उसका हमें तुरंत काउंटर करना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो देश की जो व्यवस्था है वहां तक हमें ये बात लेके जाना चाहिए। अभी 2 घटना बताता हूँ। अशोका यूनिवर्सिटी की घटना आपने सुना होगा कि वहां का एक प्रोफेसर कैसे भारत के विरोध में कंटेंट्स को लिख रहा है। एक ऋषिकेश में डॉक्टर 22 अप्रैल को जो घटना घटती है उस दिन मिठाई बांटता है। ऐसी घटना पहले जेएनयू में हुआ करती थी कि सीआरपीएफ के जवान जब 2010 में मारे गए तो उनके बलिदान पर जेएनयू में जस्ट पंक्ति ने मनाया। वैसी ही एक प्रोफेसर ने ये अखबार में, मैं अपना वो गलत बात नहीं कर रहा हूँ, और वो जब उसको गिरफ्तार किया पुलिस ने तो क्या सफाई देता है कि हम रमजान की खुशी में बांट रहे थे, तो रमजान तो 1 महीना पहले हो गया। तो ये जो मानसिकता के लोग देश के अंदर हैं और ऐसी पीढ़ियां, ऐसी फसल हमारे बीच में से न निकल जाए, इसके लिए हमें जागरूक रहना होगा। इन्हीं सभी प्रयासों के लिए सीमा जागरण मंच कार्य करता है। सीमा जागरण मंच इस देश का पहला ऐसा नागरिक संगठन है जो सरकार से हट करके नागरिकों के सहयोग से देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करता है। ये संगठन दिल्ली के अंदर भी कार्य करता है। आपका विषय होगा कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, लेकिन दिल्ली से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रभावित होती है, निर्धारित होती है। दिल्ली में भारत के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग रहते हैं। लगभग
जो अपने 23 सीमावर्ती राज्य हैं, उन सभी सीमावर्ती राज्यों के लोग दिल्ली के अंदर निवास करते हैं। लेकिन जब दिल्ली आते हैं तो दिल्ली के आकर्षण में रुक ना जाए, समृद्धि आए, तो हमने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए ही कार्य करें। और जो गैर सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं वो भी सीमावर्ती क्षेत्र से अपना जुड़ाव महसूस करें। ऐसे व्यापक दृष्टिकोण के साथ में सीमा जागरण मंच दिल्ली के अंदर कार्य करता है। और ये दिल्ली के जो कॉलेज विद्यार्थी हैं, महाविद्यालय हैं, IITs हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति से जुड़े विषय समय समय पर आते रहें, इसके लिए हम लोग सीमा संवाद कार्यक्रम करते हैं। उसी कड़ी में एक सीमा संवाद कार्यक्रम हम आज IIT में कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।